नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ क्वेश्चन हैं आए हुए, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। चलिए देख लेते हैं। बताइए कथन एक और कथन सेकंड। ठीक है, अब जैसे कि लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दूसरा कथन है ना, इसके बीच में क्योंकि लगा के देख लीजिए। क्योंकि लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। ठीक, तो इससे कुछ कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वो है ना, जैसे कि वह क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्योंकि अगर लगाएंगे ना तो उससे सटीक पता चल जाएगा। नीचे लेटाइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। लेटाइट मिट्टी डूंगरपुर, अब जैसे कि डूंगरपुर है तो भोगलाल पंड्या डूंगरपुर से है। डामोर जो जनजाति है, ठीक है, तो डे से डामोर जनजाति, डे से डूंगरपुर, और डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में, सिमलवाड़ा तहसील में, ठीक है। डामोर जनजाति डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और पणेकोट और भी जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर का आसपास के हैं, लेकिन ज़्यादातर डूंगरपुर में। भोगलाल पंडा रास्तापाल घटना है जो डूंगरपुर से है। कालीबाई, ठीक है, डूंगरपुर कालीबाई। इसके बाद उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। ठीक है, और जो गैप सागर है ना, गैप सागर वो कहाँ है? डूंगरपुर है। उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद, ये बताइए जो राज प्रशस्ति है। ठीक है, अब जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, तो उसमें उसको ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं, उसको ही विजय स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ उनको ही कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ तो ये जो है ना, की राज प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति है ना, वो यही है, राज प्रशस्ति। ध्यान नहीं आ रहा है सही। जैसे कि अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कि एक तो ये अपना विजय स्तंभ है, इसको ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो फिर कीर्ति स्तंभ राज प्रशस्ति, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, वो भी इसमें ही है। और वो जो है ना राजसमंद, जैसे कि काफ़ी बड़ा है, नौचौकों की पाल, राजसमंद। चल छोड़, ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर चल देखते हैं, एक मिनट। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है, उसमें कौन सी प्रशस्ति है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सही है क्या ये? जी हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। ये प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ के ऊपरी मंजिल पर खुदी हुई है और इसे जैन विद्वान अत्रि और उनके पुत्र महेश ने पूरा किया था। इसमें मेवाड़ के शासकों और जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या आप इस प्रशस्ति के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित किसी अन्य प्रशस्ति के बारे में पूछना चाहते हैं? तो फिर जो राजसमंद दुर्ग है उसमें कौन सी वो है राजसमंद में? राजसमंद में राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति स्थित है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक है। ये महाराणा राज सिंह के समय में लगवाई गई थी और इसमें मेवाड़ के इतिहास, राजसमंद झील के निर्माण और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। राजसमंद, राज से राजसमंद, राज से राज प्रशस्ति है ना, वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में जो 5 मंजिला है उसका नाम क्या है? धरणक शाह ने बनवाया था। लगता है कि आप थोड़ी सी दुविधा में हैं। धरणक शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं, बल्कि पाली जिले में प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और 1444 स्तंभों के लिए जाना जाता है और ये 3 मंजिला है, 5 मंजिला नहीं। क्या आप किसी और संरचना के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, उसके पास में जो 5 मंजिला जो इमारत है, ठीक है, उसके बारे में बताइए कुछ दूरी पर। मुझे लगता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ऐसी कोई 5 मंजिला इमारत नहीं है जो धरणक शाह ने बनवाई हो। हो सकता है कि आप कीर्ति स्तंभ के बारे में बात कर रहे हो जो 6 मंजिला है, या विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है। क्या आप उस इमारत के बारे में कुछ और विशिष्ट हाँ, जानकारी? कीर्ति स्तंभ के बारे में बताइए। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, और ये 6 मंजिला है या 5 मंजिला है? कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। ये स्तंभ 7 मंजिला है, 6 मंजिला या 5 मंजिला नहीं। ये मुख्य रूप से जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और अपनी सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। क्या आप कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? 7 मंजिला है ये।
जी हाँ, बिल्कुल सही। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और ये अपनी बारीक नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किसी और स्मारक के बारे में जानना जब चाहते हैं या ये जैसे कि जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है उससे कितनी दूरी पर है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर ही स्थित हैं और ये दोनों एक दूसरे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दुर्ग परिसर काफी बड़ा है, इसलिए इन दोनों स्मारकों के बीच घूमने में थोड़ा समय लग सकता है। क्या आप इन दोनों में से किसी एक के बारे में कुछ और विस्तार से जानना? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो जैसे कि 106 है ना, 106 में ए है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजसमंद के क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जब आग का कृषाणु है, कृषाणु, ठीक, 107 में सी कृषाणु है। निम्नलिखित में प्रज्ञ का विलोम है, प्रज्ञ का अज्ञ कर दें क्या इसमें? अज्ञ का तो विज्ञ है, ये तो क्लियर है, लेकिन जैसे कि प्रज्ञ का क्या करें? 108 में अज्ञ है भैया ना। निम्नलिखित में प्रज्ञ का विलोम है अज्ञ, अज्ञ। अनेकार्थ शब्द अंक का निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थ नहीं है? अंक को बोलते हैं अर्थ नहीं है। तो 109 में भी किरण नहीं है, जबकि संख्या, भाग्य और अध्याय। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था वह है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था वह है। तो 110 में सी है, कार्ल लैंडस्टेनर। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था वह है कार्ल लैंडस्टेनर। फिर रुधिर वर्ग वाला वह व्यक्ति सभी रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो ए बी, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी जब इसमें ए बी माइनस, जब ओ प्लस, रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। जब 1 मिनट बाद इसमें ए बी प्लस करते हैं, है ना, इसके बाद में ओ है तो फिर ओ माइनस या फिर ओ प्लस करें, ओ माइनस करें या फिर ओ प्लस करें। रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को ये तो पता है सभी को ओ दे सकता है, लेकिन वो प्लस है या फिर माइनस है, प्लस है या फिर माइनस है, प्लस है या फिर माइनस है। प्लस कर दें क्या? तो ये कर देते हैं भाई। ए प्लस बी तो क्लियर है, ये तो सही है, लेकिन ये यहीं अटका रहा है, एक में प्लस है एक माइनस। तो फिर ओ माइनस वाला करते हैं, है ना, सी 111 में सही गया भाई, ये तो है ना। ए बी प्लस रुधिर वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। ओ माइनस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है, ओ माइनस। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। 112 में बी है, ये गलत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्वितीय स्तर व्यवस्था लाना। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण की जनसंख्या के आधार पर। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्वितीय व्यवस्था लाना, अशोक मेहता, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे कि 112 है ना, 112 में बी है तो असत्य ये हटा दिया ना फिर। तो भाई त्रिस्तरीय पंचायत राज के स्थान पर अशोक मेहता, भाई 2 नाम है, अशोक मेहता। और अगर वो देता ना बलवंत राय और मेहता, तो इसमें 3 अक्षर हैं, यानी 3 जोड़े हैं, तो वही त्रिस्तर है वो, जैसे कि बलवंत राय मेहता, है ना, तो वो त्रिस्तर की बात करेगा। अशोक मेहता में 2 नाम है, ठीक, तो ये द्विस्तर की व्यवस्था लाना है। ये तो गलती कर दिया। यह पंचायती राज का अधिकरण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर है। पंचायती राज मामलों राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर। पंचायती राज मामलों राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं 112, तो 112 में हो जाएगा बी, है ना, ये नहीं है।
त्रिस्तरीय पंचायत राज के स्थान पर द्वितीय स्तर व्यवस्था लाना, SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर, पंचायत राज मामलों राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी। तो अशोक मेहता ने तो वही 2 नाम है तो द्वितीय स्तर, और जो बलवंत राय मेहता है उसमें 3 नाम है, बलवंत राय और मेहता। ठीक, त्रिस्तरीय। फिर निम्नलिखित में कैसे संविधान से भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया? नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। ठीक है, ब्रिटिश से समवर्ती सूची है ना वो ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से है। कनाडा से संघीय व्यवस्था है। ठीक, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। ब्रिटिश से संसदीय है, संसदीय, क्योंकि देख ब्रिटिश में से आ रहा है से, तो से संसदीय व्यवस्था। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। कनाडा है ना भाई, जैसे कि ये संघीय है ना, संघीय। कनाडा ऐसे लग रहा है ना, डे है ना, कनाडा संघीय, कनाडा संघीय व्यवस्था है। और अमेरिका से वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और इसके बाद में और क्या है? कनाडा से संघीय व्यवस्था है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटिश से संसदीय व्यवस्था है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है। नीति निर्देशक तत्व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, और क्या है? और भी है, 113 है ना, सी है आयरलैंड का संविधान। निम्नलिखित संविधान से भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, आयरलैंड का संविधान। फिर आगे चलते हैं, 114 16 है ना, रीजनिंग से है ये तो। आगे चलते हैं। एक वस्तु जो 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। 117 में बी, छोटा, वास्तविक और उल्टा। फिर भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गति बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की? भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी बी, सितंबर 2, 2023। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? भारत की पहली सौर वेधशाला सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब? सितंबर 2, 2023। इसके बारे में पता नहीं है भाई। भारत की पहली सौर वेधशाला कौन है? भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब आरंभ की थी? 18 बी है, सितंबर 2, 2023। सितंबर 2, 2023 है। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? तो ये तो वो है ना, चंद्रयान 3 को तो GSLV Mk3 नहीं, ये LVM-34 है भाई। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? जब ज़्यादातर अपना है ना GSLV और एक और PSLV, उनमें ही चक्कर पड़ता है। तो चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है? LVM-3M4 है, LVM-3M4 है ना, M3 और M4। ठीक है, LVM-3 और M4 है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह है, तो वो तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता है वो विशेषण है। एक तो बी, जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, वह कहलाता है विशेष्य। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष है भाई, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेष। ठीक है, विशेष। निम्नलिखित में अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? जब अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है, जब ये हो जाएगा, निम्न में अप्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्ययुक्त, खिंचाव है ना, ये तो नहीं है, आव है इसमें। अब कर्तव्य, भार और उठान, आन है इसमें, तो ये भी नहीं है। कर्तव्य भार है,
अप्रत्यय शब्द कौन सा है? कर्तव्य, भार है, भार है, भार, कर्तव्य, 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 या फिर भार, भार। अगर भार में अगर अप्रत्यय करें तो भार और कर्तव्य, क्या करें भाई इसमें? कर्तव्य भार है, कर्तव्य भार है, भार। चल डी करते हैं। 121 में, 121 में एक मिनट, एक सौ इक्कीस में डी है भाई, भार है। हाँ तो सही है, 121 में डी भार। ठीक, 121 में भार सही है। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में वह है। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में वह है। 122 में बी, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में वह है आज। ठीक, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में वह है आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। 122 में डी, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, इस वाक्य में वह है आज। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद शब्द है। उच्चारण का ये आ जाएगा ना, उत्प्लसचारण। 124 में ना उत्प्लसचारण। ठीक है। 25, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? जब ये 3 तरह के होते हैं है ना। 125 में बी, शिशु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं? शिशु। ठीक, शिशु है। फिर निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? इसबगोल, व से व, बाड़मेर। 126 में जयपुर में वो है भाई साहब, एक तो है सिंघाड़ा नहीं, लिसोड़ा है ना। एक तो लिसोड़ा है और एक जयपुर में आंवला है ना। जैसे कि एक तो वो पूछता है उपज में और एक पूछता है प्रजाति में ना, इनमें चक्कर पड़ रहा है। जब जैसे कि जयपुर में आंवला, ठीक है, और एक है आंवला, और जैसे कि उपज का अगर तू आंवला कर रहा है तो फिर प्रजाति का बता क्या करें। जयपुर में आंवला, और जयपुर में आंवला, वो गुलाब है ना, गुलाब तो वहाँ का है, अजमेर का। गुलाब तो अजमेर का है, ये देखना पड़ेगा भाई। 126 में ए है, 126 में ए है बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण इसबगोल का उत्पादक है? बाड़मेर। जोधपुर में जैसे कि जय है तो इसका जीरा आ जाएगा, और जैसे जोधपुर है, अब जो है फलौदी, भाई फलौदी जोधपुर से ही तो अलग हुआ है, तो इसका भी जीरा आ जाएगा। यानी जय जैसे शुरू होंगे, चाहे वो उपज हो चाहे प्रजाति हो। ठीक है, जीरा हो है ना, और यहाँ पर जैसे कि उपज अगर जीरा है तो वो प्रजाति है ना, उसमें भी जैसे कि जैसे ही शुरू होगा वो। राजस्थान को कौन से परिधानों के साथ सिटी ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है? परिधान तो कपड़े हैं ना, वो तो भीलवाड़ा है, वैसे भीलवाड़ा, और बी से बिजोलिया। ठीक, और विजय सिंह पथिक, भूप सिंह है ना, ये भीलवाड़ा है। जयपुर कपूरचंद पाटनी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, कपूरचंद पाटनी प्रथम में। इसके बाद में है कपूरचंद पाटनी प्रथम आ जाएंगे 1931 में। ठीक है, इसके बाद में जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज के बाद में हीरालाल शास्त्री है। जब कपूरचंद पाटनी की धर्मपत्नी का नाम बताइए, ध्यान नहीं है। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम है जानकी देवी बजाज, और फिर हिरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम है रतन शास्त्री। ठीक, तो प्रथम की बात करें तो वो 31 है, होने को तो ये तीनों ही संबंधित है। और वो जानकीलाल वाण भी है, जय नाम से है ना, वो स्वांग से संबंधित है जानकीलाल वाण। ठीक है, और जयवाण तोप भी है जयपुर में, जयवाण। और एक जैसे 9 महल पासवानों के, वो जयपुर में ही है। राजस्थान को कौन सा शहर परिधानों के सिटी ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है? 127 में ए है भीलवाड़ा।
बीकानेर है ना, तो बीकानेर में जैसे कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे काबा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कतरियार सर, जसनाथ जी भी बीकानेर, ठीक है। और ये नेर है ना लास्ट में, तो इसका मतलब है गैजेनेर बीकानेर। जोबनेर वो तो जयपुर में है, बी से बागवानी है ना, वो बीकानेर है, ठीक है। और बीकानेर बीकानेर की स्थापना की थी, है ना। तो कैसे कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे काबा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कर्णमहल, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ठीक है, कैसे कतरियार सर और कैसे कोलायत, है ना, ये बीकानेर ही है। और वो कायलानन वो जोधपुर में है। 127 में ए है भीलवाड़ा। राजस्थान कौन सा शहर परिधानों के शहर, सीट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा। राजस्थान पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 28 में सी है, ठीक, यानी कि 2। राजस्थान पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, मतलब राजस्थान में पंचायत राज सिस्टम के तहत एक वर्ष की बात कर रहा है, एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, जब साल भर में 2, 128 में 2 है ना, साल भर में 2 है। राजस्थान में पंचायत राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 2 है भाई ये, तो एक वर्ष के अंदर अंदर। निम्न से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, तो सुपर थर्मल है ना, तो तापीय है ये, सुपर तापीय तो तय 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 से सूरतगढ़ हो जाएगा। 6 बड़ा में बे है तो ये 12 है। माहीबजा सागर हाइड्रो पावर प्लांट, जवाहर सागर पनबिजली पावर स्टेशन, तो सूरतगढ़ ये तो श्रीगंगानगर होना चाहिए ना। सूरतगढ़ ताप थर्मल पावर थर्मल दे दे या फिर तापीय दे दे, है ना, तय 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 से थर्मल और तय से तापीय कर देंगे। छबड़ा बे 12 है ना, और ये भाई छबड़ा है ना जो सबसे बड़ा है, ठीक है। जवाहर सागर पनबिजली पावर स्टेशन और माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट। 129 में ये है, चार्य माध्यम KMnO4 का तुल्यांक की बार है। 130 में ए है M3 52.66। फिर ये तो पता नहीं है, ऊपर दी गई विक्रम कौन सा योग स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। 131 में सी। फिर ऊपर दिया विक्रम कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है। 132 में ए है ZN। फिर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना, करते हैं भाई इसको। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल, करना क्या है इसमें, यानी कौन सा कथन सही है, जब किस हिसाब से। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव, है ना, पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कौन सा पैसिव वॉइस सही है। पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल, पैसिव वॉइस, है ना, जब इसका मतलब बड़ा बड़ा ये है। द बाइसिकल आर नॉट टू बी लेफ्ट इन द हॉल वाई द पीपल, तो यानी कि बात वही है, उसको घुमा फिरा कर कहा जाता है, वो इनडायरेक्ट है ना, यानी पैसिव वॉइस। मान सकते हैं क्या ये 33 में ये नहीं है भाई, गलत है ये तो। बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल, क्या ही पता है इसमें क्या कह रहा है। चूज द मस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन द हॉल। 133 में बी है, ठीक, बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। 133 में भी बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक, ये तो वो है ना आर्टिकल्स, जैसे कि इट वाज विंड मॉर्निंग वट स्टिल हेड वॉट एंड वेंट फॉर सेल अलोंग कास्ट, जब इट वाज, जब चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक। इट वाज क्या करना है इसमें, इट वाज द विंड मॉर्निंग वट द स्टिल हेड खालिस्तान वॉट एंड वेंट फॉर खालिस्तान सेल अलोंग खालिस्तान कॉस्ट। अगर इसका हिंदी अर्थ आ गया ना तो कुछ कुछ हो जाएगा क्वेश्चन। इट वाज, ये बात तो भूत की कर रहा है ना। इट वाज वेंडी मॉर्निंग वट द स्टिल हेड
फिर वॉट एंड वेंट फॉर, सेल अलोंग द कोस्ट, द कोस्ट लास्ट में करते हैं ना, एक कोस्ट तो नहीं आ रहा है, तो द लास्ट में है ना, तो ये तो नहीं है। अब अगर इसको करें तो इट वाज द विंड मॉर्निंग, द विंड मॉर्निंग नहीं आएगा है ना, तो फिर इट वाज ए विंड मॉर्निंग, ठीक है। वट स्टिल हैड ए वॉट एंड वेंट फॉर ए सेल अलोंग द कास्ट, तो क्या इसमें डी है क्या भाई? हाँ ये तो डी है, कर तो दिया है, ठीक। इट वाज है ना, तो ये डी है इसमें। जैसे कि इट वाज ए विंड मॉर्निंग वट स्टिल हैड ए वॉट एंड वेंट फॉर ए सेल अलोंग द कोस्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स। माई फ्रेंड आर बिजी, जब इसमें ये प्रपोजिशन करना है भाई, ठीक। अगर ये अर्थ आ जाएगा समझ में तो पड़ जाएगी, पर माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट ऑफ देम आर राइटिंग एंड एग्जाम द नेक्स्ट डे वट, खालिस्तान ऑफ देम वेर स्टिल रेडी टू पार्टी एंड सो फेयर, खालिस्तान ऑफ देम हैव ए कन्फर्म्ड। तो फिर इसका क्या करें बताइए, क्या करें? माई फ्रेंड, सम माई फ्रेंड, मोस्ट माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट, चल ठीक है, मोस्ट माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट, नॉन ऑफ देम आर ए रेटिंग, नॉन ऑफ द रेटिंग, नॉन तो नहीं आएगा, अरे नॉन तो नहीं आएगा, सम ऑफ देम ए रेटिंग इन एग्ज़ाम, अरे यानी कि मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड है वो बिजी हैं, कुछ तो राइटिंग में है, लिखने के लिए बिजी है, ऑफ देम ए राइटिंग इन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे, वट सम ऑफ देम वेर स्टिल रेडी टू पार्टी, हाँ तो सम ही आएगा, कुछ पार्टी के लिए तैयार है, एंड सो फिर ठीक है सम ऑल ऑफ देम हैव ए कॉन्फर्मेड, तो क्या सही है क्या है? सम माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट, सम ऑफ दे आर ए राइटिंग एन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे, तो सम दो में है, तो यही लग रहा है, यही करते हैं दिखाना। 135 में गलत है तो यार, इसमें आल आएगा भाई, ऑल माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट, ऑल माई फ्रेंड आर बिजी टू नाइट, मोस्ट ऑफ ऑल देम आर रेटिंग इन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे, फिर सम ऑफ द वेयर स्टिल रेडी टू पार्टी एंड सो फेयर ए नॉन ऑफ द हैव ए कॉन्फर्मेड। ये बताइए, ये जो है सेंटेंस बोल रहा हूँ, खालिस्तान माई फ्रेंड्स आर बिजी टू नाइट, खालिस्तान ऑफ देम आर रेटिंग एन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे, वट खालिस्तान ऑफ देम वेयर ए स्टिल रेडी टू पार्टी एंड सो, फिर खालिस्तान शो देम हैव ए कॉन्फ्रेड में, तो जिस इसमें ये जो 35 है, ये आल मोस्ट सम और नॉन, ये खालिस्तानों में क्यों आए हैं, एक एक का आंसर बताइए, और इनका प्रयोग कब कब किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये चारों शब्द ऑल, मोस्ट, सम और नॉन क्वांटिफायर्स कहलाते हैं और ये किसी समूह में से कुछ या सब के बारे में बताते हैं। ऑन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सभी चीजों या लोगों के बारे में बात कर रहे हों। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स आर बिजी टुनाइट का मतलब है कि आपके सभी दोस्त आज रात बिजी हैं। मोस्ट का प्रयोग ज्यादातर लोगों या चीजों के लिए होता है। सम का मतलब होता है कुछ, यानी कि कुछ दोस्त पार्टी के लिए रेडी थे, और नॉन का मतलब होता है कोई भी नहीं। क्या आप इन शब्दों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या किसी दूसरे वाक्य पर चर्चा करना चाहते हैं? इनका प्रयोग कब कब किन किन की स्थिति परिस्थितियों में किया जाता है, उनके बारे में बताइए। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द की शुरुआत एक वॉवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि से होती है। मुख्य रूप से अगर कोई शब्द ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू होता है और उसकी आवाज भी वैसी ही आती है तो उससे पहले एन लगाया जाता है। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज या एन अम्ब्रेला। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एच से शुरू होते हैं लेकिन उसमें एच साइलेंट होता है और आवाज वॉवेल की आती है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन या एन आवर। क्या आप कोई खास उदाहरण ट्राई करना चाहते हैं? ऑल, मोस्ट, सम और नॉन का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में बताइए।
ऑलमोस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल करीब होती है पूरी होने के, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे ऑलमोस्ट डन का मतलब है कि लगभग काम पूरा हो गया है। सम का इस्तेमाल हम किसी अनिश्चित संख्या या मात्रा के लिए करते हैं, यानी कि कुछ लोग या चीजें, जैसे सम पीपल लाइक कॉफी। और नॉन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ये कुल संख्या की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। क्या आप इन्हें अपने किसी वाक्य में इस्तेमाल करके देखना चाहेंगे? नन ऑफ देम हैज ए कन्फर्म्ड, इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ ये है कि उनमें से किसी का भी कुछ पक्का नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी बात हो रही है, चाहे वो सीट बुकिंग हो, इंटरव्यू का नतीजा हो या कोई और योजना, वो किसी भी व्यक्ति के लिए निश्चित या पक्की नहीं हुई है। क्या आप इस वाक्य ए को का किसी ए का दा का और एक्स का प्रयोग कब किया जाता है? ए का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, जैसे ए बुक या ए कार। द का प्रयोग किसी खास विशिष्ट या पहले से बताए गए नाउन से पहले किया जाता है, जैसे द बुक यू गेव मी। एक्स का मतलब यहाँ पर आर्टिकल के ना होने से है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो और किसी सामान्य बात के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जैसे काउज आर यूजफुल। ये बताइए, सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो छबड़ा ही है? जी नहीं, राजस्थान में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट छबड़ा नहीं बल्कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी क्षमता राज्य में सबसे ज्यादा है। तो छबड़ा तो सबसे बड़ा सूरत है, तो फिर छबड़ा क्या है? छबड़ा थर्मल पावर प्लांट भी राजस्थान का एक प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है जो 12 जिले में स्थित है। ये भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है और राज्य की बिजली आपूर्ति में इसका भी बड़ा योगदान है। जवाहर सागर पनबिजली पावर स्टेशन और माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट, इनके बारे में बताइए। जवाहर सागर पनबिजली पावर स्टेशन चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। ये चंबल घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। वहीं माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट माही नदी पर स्थित है और ये बांसवाड़ा जिले में आता है। ये भी राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए काम करती है। क्या आप इन परियोजनाओं के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं भाई, गलत हो गया ये तो ना। इसके बाद में कुछ लड़के, और हाँ इसको देखते हैं ना, बर्तनी उठाना न उठना है ना, फिर यहाँ हिंदी उठना उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका मतलब हो जाएगा उठा न रखना, बुरी तरह मारना, बाधा दूर होना, चैन मिलना, कोई कसर न रखना, उठा न रखना। तो चैन मिलना कर दें क्या इसमें 136 में? नहीं, कोई कसर नहीं रखना है, उठा नहीं रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर नहीं रखना, उठा नहीं रखना, कोई कसर नहीं रखना। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द युक्त है, तो जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद तो सही है, आशीर्वाद। ए थी और ती, अतिथिया नहीं, ये तो गलत लग रहा है। ईर्ष्या, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, सुवास्थ्य आएगा ना, स्वास्थ्य ना, तो वर्तन युक्त शब्द है आशीर्वाद, सामर्थ्य और ईर्ष्या में ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या यहाँ पर ईर्ष्या, 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 सामर्थ्य, आशीर्वाद। क्या CDB है, क्या CBD है? CBD। जब जैसे कि अगर देखें आशीर्वाद तो एक तो सी ले लें, तो सी अगर ले है ना, तो सी इसमें है स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ भी तो सही है, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थ, 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 DE। ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या आएगा? तो ईर्ष्या, ईर्ष्या सही तो है फिर। नहीं नहीं, ये बड़ी मात्रा नहीं आएगी इसमें, ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। देखते हैं भाई 137 में VCD है। VCD का मतलब है B, C और D।
ईर्ष्या सही है, आशीर्वाद सही है और सामर्थ्य सही है। यानी ये स्वास्थ्य आएगा, स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य आके मात्र लगेगी स्वास्थ्य। पहले सही थे पढ़ो ना, ईर्ष्या, सामर्थ्य, आशीर्वाद। कैरिकुलम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। कैरिकुलम का मतलब है कैरिजेंडम, कोरिजेंडम है। कोरिजेंडम का मतलब होता है, कोरिजेंडम का मतलब होता है परिपत्र। 100 नहीं, शुद्धिपत्र है। कोरिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है शुद्धिपत्र, शुद्धिपत्र। कोरिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है शुद्धिपत्र, शुद्धिपत्र, कोरिजेंडम। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। पानी में निपटान, लैंडफिल, पुनर्चक्रण और जलाए जाना। तो सबसे बेस्ट तो यही है, पुनर्चक्रण। 144 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। जैव के बारे में पूछ रहा है भाई, जलाए जाना है। तो ये कैसे है ये जलाए जाना? क्योंकि वो जलाएंगे तो वो धुआं से वो होगा ना भाई। लैंडफिल, ज़मीन में फिल करना भी सबसे बेस्ट है। तो 144 ये तो जम नहीं रहा है, जलाया जाना तो नहीं होना चाहिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक है। इंग्लिश में क्या है ये? इनक्रेक्शन, इनक्रेनेशन। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी है? पानी में निपटान है, लैंडफिल है, जलाए जाना है या फिर पुनर्चक्रण है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकें अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पर निर्भर करती हैं। हालांकि संक्रामक और पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए जलाए जाने की यानी इंसिनरेशन की प्रक्रिया को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे खतरनाक कीटाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। पानी में बहाना, बिना सोचे समझे लैंडफिल में डालना या बिना उपचार के पुनर्चक्रण करना पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्या आप किसी खास प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जलाया जाना है। हाँ, कुछ खास तरह के जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसे संक्रामक और पैथोलॉजिकल वेस्ट के लिए इंसिनरेशन यानी जलाया जाना एक प्रमुख तकनीक है। हालांकि सभी प्रकार के अपशिष्टों के लिए ये सही नहीं है और कुछ के लिए ऑटोक्लेविंग या केमिकल ट्रीटमेंट जैसी दूसरी विधियां भी काम में ली जाती हैं। क्या आप अपशिष्टों के किसी विशिष्ट प्रकार के बारे में सोच रहे थे? जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की फ्री हो गया। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ है प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन को 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन भी कहा जाता है। जब प्राकृतिक रबड़ बनता है तो आइसोप्रीन के कई अणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिससे रबड़ को अपने विशिष्ट गुण मिलते हैं, जैसे लचीलापन और मजबूती। क्या आप रबड़ के किसी खास गुण या उसके उपयोग के बारे में जानना कार्बनिक चाहते हैं? यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और इनके प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और उनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यह कहलाता है। 146 है ना, इसमें सी है, जैव शक्ति सिद्धांत। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों को लेकर पहले ये माना जाता था कि उन्हें सिर्फ जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें प्रयोगशाला में बनाना असंभव है। इसी विचार को जैव शक्ति सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। हालांकि बाद में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया को प्रयोगशाला में बनाकर इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया था। क्या आप इस सिद्धांत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्रियोन सिद्धांत, वॉलर सिद्धांत, हाइड्रोकार्बन सिद्धांत, ये क्या क्या है, इनके बारे में बताइए कुछ। प्रियोन सिद्धांत ये बताता है कि प्रियोन, जो कि प्रोटीन का एक संक्रामक रूप होता है, सामान्य प्रोटीन को असामान्य तरीके से मोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बॉलर सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, दरअसल जैव शक्ति सिद्धांत को गलत साबित करने से जुड़ा है। फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों से यूरिया बनाकर ये दिखाया कि कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। प्रियोन सिद्धांत, प्रियो सिद्धांत, FREONS थ्योरी। फ्रियोन्स, जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, ये सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं।
इनके सिद्धांत का मुख्य संबंध वायुमंडलीय रसायन से है, विशेष तौर पर ओजोन परत के क्षरण से। जब फ्रियॉन्स वातावरण में ऊपर जाते हैं तो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर वे क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं, जो ओजोन अणुओं को नष्ट करने का कारण बनते हैं। क्या आप फ्रियॉन्स के उपयोगों या उनसे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते हैं? 147 है ना, सी है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार। निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल फंक्शन नहीं है? 148 में डी सब टेक्स्ट, ये नहीं है भाई, फंक्शन नहीं है। जबकि MIN काउंट MAX है ना, तो काउंट है, MIN है, MAX है, तो काउंट है, ठीक है, काउंट है, MIN है, काउंट है, MIN है और MAX है। 148 में डी। फिर 1 GB बराबर होता है ना, तो KB MB GB KB MB MB हो जाएगा ना, MB कहाँ है? जैसे कि जेट्टाबाइट है तो ये जेट्टाबाइट नहीं है, KB MB GB TB TB के बाद में एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में जेट्टाबाइट, जेट्टाबाइट के बाद में योटाबाइट, तो एक्साबाइट। एक्साबाइट का मतलब है EB आ जाएगा 149 में ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? निम्न में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है। क्या करें इसमें? शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में। F1 तो नहीं है, नहीं F5 है भाई। कौन सी पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? F5 है 150 में सी। तो ये क्वेश्चन थे कुछ है ना, कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।